पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम्म। अब कुछ लोग आ जाए तो सही मीनिंग पे डिस्कस करें, अभी बहुत सारे लोग आए ही नहीं है। नहीं, अब जितने लोग आ गए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है ना। अच्छा, स्टार्ट कर, जी जी। हम्म। तो एज पर माई नॉलेज, ओम तत्सत का मतलब ये होता है कि तेरा तुझको अर्पण। मतलब जो सब चीजें हैं, ये अगर हम मानते हैं कि सब भगवान की है, सब प्रकृति की है, तो जिस रूप में हम देखते हैं वही सब चीजें हैं और हम उन्हीं को अर्पण करते रहते हैं। तो हम ऐसी भावना रखते हैं जब हम ओम तत्सत बोलते हैं, तो कि आप आपके अंदर ही वो ईश्वर है, और हम जो है जो चीजें हम ईश्वर से प्राप्त करते हैं, चाहे प्रेम हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, जो भी चीजें हैं, तो वो हम भगवान को श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ हम अर्पण करते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बराबर। देखो क्या है कि हमारे वेद में और उपनिषदों में, अब वेद क्या है? चार वेद। हाँ, तो हमारे जो वेद हैं वो वेदों के बाद जो है उपनिषद आए। हम्म। तो उपनिषद में कुछ महावाक्य हैं, महावाक्य, जिनको हम बोलते हैं महामंत्र। उसमें से हरिओम तत्सत एक महावाक्य है। ऐसे बहुत से महावाक्य उपनिषदों में बताए गए हैं। ये सब क्या है? मंत्र हैं। मैंने पिछली बार क्या बताया था? मंत्र क्या है? मंत्र एक साइंस है, साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। उससे क्या होता है? मंत्र में जो भी आप बोलते हैं उससे क्या होता है? उसका प्रभाव शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको उस तरह से बोलना है जिस तरह से बोलना चाहिए मंत्र, वो एक चीज है। और दूसरी चीज है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, नहीं तो उस मंत्र का कुछ भी उपयोग आपको नहीं होगा। मंत्र का ठीक से उपयोग आपको मतलब मंत्र का मीनिंग, अर्थ समझ में आना चाहिए, और उस भावना से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र में जो भी शब्द होते हैं वह सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी से बोले जाते हैं, बोलना चाहिए। अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसी का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ता है, और ये सिद्ध हो चुका है साइंटिफिकली। अगर आप ठीक से कोई मंत्र कहते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वो एक चीज हो गई, ठीक है। अब हरिओम तत्सत एक महावाक्य है। इस तरह से बहुत सारे महावाक्य उपनिषदों में हैं। तो उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वो हमें याद दिलाता है कि हम जो है सुपर कॉन्शियसनेस हैं। ये आपको हेल्प करता है। हरिओम तत्सत का मतलब है मैं जो है अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को याद कर रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन जो है मतलब उसका हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। सो वी इन्वोक द सुपर कॉन्शियसनेस विद दिस मंत्रा। सो हरिओम तत्सत आपको, जैसे दूसरा एक है अहम ब्रह्मास्मि, वो भी एक दूसरा महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अहम ब्रह्मास्मि बोलने क्यों बोलते हैं लोग, अहंकार में बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो महावाक्य हैं वो किसी आपके अहंकार को उजागर करने के लिए नहीं है। कि आपको पावरफुल बना देंगे, शक्ति दे देंगे, इसके लिए नहीं है वो। ये महावाक्य जो है आपको अपने गॉड को, भगवान को याद करने के लिए है, जिसके वजह से देखो कल मैं एक सदगुरु का प्रवचन सुन रहा था, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का। उन्होंने क्या बोला, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, अहंकार होता है, और हमारी जो है औकात क्या है, आप सिर्फ नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट में थोड़ी देर के लिए आप नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, आपको समझ में ये बात आएगी कि आप इस संसार के बगैर नहीं रह सकते 1 मिनट भी। तो अपने आप को महान क्यों समझते हैं? आपका जो सांस है वो बाहर से आ रही है, उसको चला रहा है ईश्वर। और इस सांस के बगैर आप नहीं रह सकते। तो इसका अर्थ यही होता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हो। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हो, इसका मतलब होता है कि सबका एग्जिस्टेंस है और सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। दूसरी बात एक मुझे अच्छी लगी कि उनकी एक बोल रहे थे कि पेड़ को, अगर कोई पेड़ देखता है तो तुरंत लकड़ी का ध्यान में आता है। तो वो बता रहे थे कि पेड़ जो है लकड़ी है, वो हमें लकड़ी देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ को जो लकड़ी समझता है वो गलत है। पेड़ जो है आपको लाइफ देता है, वो लाइफ देता है क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता है और जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो तंत्र में कुछ टेक्निक्स है ब्रीदिंग की, उससे आपको आपका ब्रीदिंग जो है पेड़ से या इस यूनिवर्स से आ रही है और जा रही है, आपको महसूस हो सकता है, इसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। अब हम जो है अपने प्रैक्टिस, और दूसरी चीज है कि शिव और पार्वती, शिव जी है, शिव जी को योगा का गॉड फादर कहा जाता है। हमारे दो शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में, दो शक्ति काम करती हैं, एक है शिव, दूसरी है शक्ति। शिव और शक्ति। पार्वती जो है शक्ति का रूप है और शिव जी जो है सुपर कॉन्शियसनेस है। सुपर कॉन्शियसनेस जब शक्ति के साथ काम करता है, शक्ति, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तब इस ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। ये जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है वो सारा क्रिएशन शिव और शक्ति के मिलन से होता है। पार्वती शक्ति का रूप है। जितनी देवियां हैं, देवी जिनको हम बोलते हैं काली देवी है, सब ये सब पार्वती के रूप है। ठीक है। तो तंत्र में एक शिव की साधना की जाती है और शाक्त की साधना, शक्ति एंड शाक्त की साधना की जाती है, देवियों की साधना की जाती है, और कुछ लोग जो है शिव जी की भी साधना करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जब भी कोई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें हमारे कार्य में सहायता दें, अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। अब उसमें एक है कि प्रार्थना जो होती है ना, प्रार्थना,
अब मंदिर में गए और मांग लेते हैं, मंदिर में गए तो बोले हमें पास कराए दे, या मेरा कुछ प्रोजेक्ट पास करा दो। देखो, अब एक चीज है कि प्रार्थना अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो वो पूरी होती है, पूरी होनी ही है। अब आप छोटी मोटी चीजों जो है सांसारिक चीजों को क्यों मांगते हैं? इसलिए आप उसी तरह से आप जिंदगी भर बने रहते हैं, क्योंकि आप जो है रुपया, पैसा, इज्जत और क्या 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 चीज सब मांगते रहते हैं। अब दूसरा चीज है, जब भी आप प्रार्थना करें, मेरे हिसाब से आप सिर्फ स्वयं के लिए प्रार्थना मत करिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर जितने लोग हैं पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में, हम सभी के लिए प्रार्थना करें शिव जी कि वो हम सभी को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप एकदम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठिए और सुखासन में बैठकर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए थोड़ी देर। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स रखिए। बॉडी के जो जॉइंट हैं, जो जोड़ हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं पर आपको टेंशन फील होती है, खिंचाव फील होता है, तो आप बस खाली ध्यान दें उसके ऊपर और रिलैक्स फील करें, तो अपने आप जो है खिंचाव और टेंशन चला जाता है। रिलैक्स फील कीजिए और आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए। आती हुई सांस, अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। अंदर जाती हुई जो सांस है, देखो जो सांस आ जा रही है उसके ऊपर आपको प्रभाव अपना डालना नहीं है। जो सांस आ रही है, जा रही है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ सांस आ रही है, जा रही है, उसके ऊपर आप ध्यान दें। सांसों पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि सांस ही आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। सांस के द्वारा ही आप जो है ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। सबसे सरल तरीका जो है इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का जो है ब्रीदिंग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए प्रॉपर। देखो, अगर आप सच में ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कनेक्टेड है। तंत्र में और भी कुछ ब्रीदिंग के एडवांस टेक्निक्स हैं, जिससे आपको पूरी तरह से महसूस होता है कि ब्रीदिंग जो है, जो मुझे सांस आ रही है वो मुझे बाहर से आ रही है और फिर मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज है, नाक आती हुई जो सांस है वो ठंडी होती है और बाहर जाती हुई गर्म होती है। इसको आपको फील करना है। देखो, आपका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, आपकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। तो ये सब टेक्निक्स है आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आंखों को बंद रखना चाहिए, क्योंकि आंख जो है सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। जैसे ही आप आंख खोलेंगे, बाहर देखेंगे, तो आपका ध्यान जो है भटक जाता है, मन भटक जाता है। इसलिए आंखों को बंद रखना चाहिए हमेशा।
अब जो है अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप सांस जो है नाक से अंदर होते हुए, गले से होते हुए, छाती आपकी थोड़ी फूलती है, लंग्स में जो है सांस हवा जा रही है, आपका पेट बाहर की तरफ आता है, फिर पेट जो है अंदर की तरफ जाता है, छाती अंदर की तरफ जाती है, फिर सांस जो है गले से होते हुए नाक से बाहर आ जाती है। आपका जो छाती का मूवमेंट है, कॉलर बोन का मूवमेंट है, गले में जो हवा आ रही है जा रही है, उसको आपको महसूस करना है, उसको फील करना है, और फील होता है, और फील होता है। ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होता है। आपके जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं, छाती थोड़ी बाहर आती है, आपकी छाती की जो हड्डियां जिसको रिब केज कहते हैं, रिब केज, जो छाती के ऊपर जो हड्डी है उनकी सुरक्षा के लिए वो ऊपर नीचे होता है। अगर आप इतना करने में समर्थ हैं तो इतना ही काफी होता है। इसी में आप और भी गहरे जा सकते हैं। गहरे कैसे जाएंगे? सांस जो है पूरे शरीर से आप लेते हो और पूरे शरीर से छोड़ते भी हो। और दूसरा है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आप महसूस कीजिए कि पूरा शरीर आपका फूलता है, और एक्चुअली फूलता है। जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तब जो है पूरा शरीर फूलता है, छाती फूलती है, पेट फूलता है, आपके हाथ पैर के जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो थोड़ा सा फूलता है। आप उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो पचता है, वो जो फूला हुआ भाग है वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग आपको क्यों करना है? क्योंकि शुरुआत में आपका ध्यान जो है आपको अपने शरीर की तरफ लाना है, अपनी तरफ करना है। इसके लिए नॉर्मल ब्रीदिंग आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब हम यौगिक कपालभाति करते हैं। कपालभाति आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है और नाभि के नीचे वाला भाग जो है उसको एकदम फोर्स, शक्ति लगा के अंदर की तरफ करना है। आपको बाकी कुछ नहीं करना है। आपका जो कंधा है हिलना नहीं चाहिए, छाती हिलनी नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पेट हिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है शोधन क्रिया है, शुद्धि क्रिया। यह षट क्रिया है। एक बार में 10 या 15 बार आप अंदर बार कीजिए, फिर थोड़ा सांस रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, इसके बाद फिर से आप शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस लगातार 100-200 मार दो, ऐसा नहीं करना। आराम से धीरे धीरे। आपके हृदय पे, आपके हार्ट पर प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, आपके लंग्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ये सब। और आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप बंद कीजिए। ठीक है, कपालभाति से क्या होता है, अगर आपको नींद आ रही है, आपको आलस महसूस हो रहा है, तो इसके लिए है कपालभाति आप कीजिए थोड़ा देर, तो आपका बॉडी जो है गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। दूसरा फायदा क्या है कि देखो, जब आप अंदर बाहर करते हैं तो क्या होता है, आपके जो पेट में जो अंग है, पेट के अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी है, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनका मसल का मूवमेंट होता है। तो क्या होता है, उससे डाइजेस्टिव, आपके डाइजेशन में फायदा होता है, आपको पेट को फायदा होता है।
और जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो फ्रंट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल ब्रेन क्रिंजिंग। आगे वाला जो कपाल भाती, कपाल किसको कहते हैं? इसको, ये कपाल है। कपाल भाती से क्या होता है? यह कपाल चमकता है, मतलब ये इसका जागरण होता है। इसको हम लोग फ्रंटल ब्रेन क्लेंजिंग बोलते हैं। आदमी का जो फेस है वो चेंज हो जाएगा, वो ग्लो करने लगेगा, अगर आप बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक अगर करेंगे ठीक से तो। कपालभाति कुछ योगियों ने मना किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ योगी लोग मना करते हैं, क्योंकि अगर गलत ढंग से किया जाए तो इसका भयंकर दुष्परिणाम होता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना कपालभाति किए आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा सकते, नहीं है ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई ये बोले कि स्पिरिचुअलिटी का एक ही नियम है, कोई नियम कानून वहां नहीं चलता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। इस संसार के नियम कानून, ये जो नियम कानून है उस संसार में ही चलते हैं, वहां नहीं चलता है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल फील्ड में नियम कानून कुछ नहीं होता है। अगर किसी को कुछ करने से स्पिरिचुअलिटी में सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो वो उसका पार्ट है। जरूरी नहीं है कि उसने जो किया है उसके करने से मुझे भी हो जाएगा, नहीं। क्योंकि आपका नेचर अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपका ज्ञान अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, उसका अलग होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि सबका मार्ग अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमारे हाथों के जो पंजे के निशान है, बोलते हैं ना अंगूठे का छाप, सबका अलग अलग है। आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि हर आदमी का शरीर भी अलग अलग है। अगर कोई ये बोले कि नाक जो है, मेरी नाक तेरी नाक, सबकी नाक भी अलग है, हर चीज अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई, अगर किसी ने कपालभाति 6 महीना किया और 1 साल किया, कुछ आसन किए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वही चीज आप करोगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ये नियम आप मत मानिए, नियम नहीं चलता है वहां पे, सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस सिर्फ ईश्वर की कृपा से होता है, आपके करने से कुछ नहीं होता है। आपका करना सिर्फ आपके अहंकार का भाग है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, आपका अहंकार ही आपसे करवा रहा है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ ईश्वर ही कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैंने तपस्या की 100 साल 200 साल, कुछ नहीं होता है, आप करते रह जाओ। आखिरी स्टेज में आपको अपने आप को मिटाना है, तब ईश्वर जो है अपने आप, जब आप हटेंगे तो ईश्वर अपने आप करता है। सबसे पहली चीज, वो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं और मेरा। इससे हटे बगैर कुछ नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में। आप अच्छा काम भी करते हो तो अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए करते हो। अगर आप दान पुण्य करते हो तो आप अपने अहंकार की वजह से अगर आप कर रहे हो तो वो भी गलत है। गलत नहीं है ये बोल रहा हूं, मतलब वो शुद्ध नहीं है दान। जब तक आप अपने लिए कर रहे हो, अपने अहंकार के लिए कर रहे हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद कपालभाति 10 बार करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छा है आपको, तो उसको आप, अच्छा 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं? 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं पता है किसी को? 15 से 20 बार। 15 से 20 बार। बट ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, हाँ उनका हाँ शारीरिक स्थिति क्या है। अगर हाँ वो गुस्सा में है या दौड़ के आया है तो शायद वो 4 सेकंड 5 सेकंड में एक ब्रीथ लेगा।
हाँ या समटाइम और लोअर भी हो सकता है। हाँ, तो किसी का 15 बार होता है, किसी का 17 बार होता है, किसी का 20 बार होता है, किसी का 22 बार हो सकता है। अब उसमें क्या है कि योगा में ये हमारा जो प्रयास है, हमारा जो हम जो कुछ करते हैं उससे ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, कोई भी ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए। और कभी-कभी 1 मिनट में 2 या 4 बार, जो योगी लोग थोड़े ये हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं योगा में, तो उनकी सांस लेने की जो है 4-5, बस 4-5 ही रह जाता है 1 मिनट में। सांस स्लो होनी चाहिए और उसमें रिदम होना चाहिए, लय होना चाहिए। और लय कब बनेगा, जब आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। आपको एंजाइटी नहीं होगा, आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, दिखावापन नहीं रहेगा, तो आपका सांस जो है लय में चलता है। वो लय इम्पोर्टेंट है, स्लो होना चाहिए और एक लय होनी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा में आइए और ये जो 2 उंगलियां हैं इनको आपको आज्ञा चक्र पे रखना है। आज्ञा चक्र को हम लोग तीसरा नेत्र भी कहते हैं। हाँ? अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उंगलियों को एकदम घुसेड़ दें, आज्ञा चक्र में जगी जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं होता। लोग जो है एकदम प्रेस करते हैं और ये कुछ करते हैं, आपको सिर्फ टच करना है, फील करना है। देखो मेरा सारा मतलब इम्पोर्टेंस मैं किस चीज को देता हूँ, आपको फील होना चाहिए कि आपकी उंगली जो है टच कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने क्या ज्ञान मुद्रा में क्या बताया था, मुद्रा में क्या है, देखो नासाग्र मुद्रा है। ये क्या है, नासाग्र मुद्रा। ये नासाग्र मुद्रा है, इसमें आपको फील करना है कि मेरी उंगली जो है टच कर रही है। ठीक है, वो आपको, जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा में क्या बताया था, आपको फील करना है ये सब। मुद्रा विज्ञान जो है सबसे सूक्ष्म विज्ञान है, आपकी फीलिंग, आपका अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ज्ञान मुद्रा। अच्छा, किसी ने फील किया कि नहीं, जब आप ऐसा करते हो, ये है ज्ञान मुद्रा और ये चेन मुद्रा, तो आपकी छाती बंद होती है और खुलती है। किसी ने फील किया? आप इसको ऐसा रखिए ज्ञान मुद्रा में, फिर नीचे की तरफ कीजिए, फिर ऊपर की तरफ कीजिए। आपको महसूस होगा कि जो आपकी छाती है वह बंद होती है और खुलती है। यह आपका अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है, समझने का। मुद्रा विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है और उसके द्वारा आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप एकदम शांति से रिलैक्स होके बैठिए और ज्ञान मुद्रा में फिर चीन मुद्रा कीजिए। आपको फील होगा कि आपकी छाती खुल गई है। ठीक है, ये इस तरह से आपका महसूस होता है, आप ध्यान दीजिए। यस यस। ठीक है, हमारा जो माइंड है उसको, मन जो है बाहर की तरफ जो भागता है उसको आपको अंदर की तरफ लाना है, और इसी को हम आसन, मुद्रा या जो भी क्रिया है सब कहते हैं। ठीक है, आपका मन जो है जो बाहर की तरफ भागता रहता है उसको वहां से हटाकर अपने ऊपर लाना है, अपनी तरफ लाना है। सारी योगिक क्रियाओं का पर्पस वही है। क्यों? जब मन आप अपनी तरफ लाएंगे तो आपको जो हमारे शरीर में जो अपने आप कुछ बहुत कुछ क्रियाएं हो रही हैं उसको आप फील कर पाएंगे। फील क्यों करना है, तब आपको और भी कुछ फील होगा। तब आपको एहसास होगा कि हम जो है अब तक नींद में रहते हैं।
हम हिप्नोटाइज स्टेट में थे हम लोग। इसका तब आपको पता चलेगा कि हम हिप्नोटाइज स्टेट में रहते हैं दिन भर। जब आपको फीलिंग मुद्रा से और ये सब से आपका अवेयरनेस जब बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि अब मैं जाग रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नासाग्र मुद्रा, बाएं नाक से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए, 5 बार बाएं नाक से। दाहिने नाक को बंद कीजिए, बाएं नाक से 5 बार सांस, 1 बार सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए। सिर्फ बाएं नाक से सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है 5 बार। ठीक है, तो आप इसको मशीन की तरह नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको फील करना है। आपको फील करना है सांस को। ठीक है, अब आप दाहिने नाक से सांस लीजिए, सांस छोड़िए 5 बार। ठीक है, अब जो है ये क्या है, नाड़ी शुद्धि की जो प्रैक्टिस है उसका ये फर्स्ट पार्ट है। नाड़ी शुद्धि से क्या होता है, जो प्राण की जो नाड़ियां हैं उनकी हमें शुद्धि करनी है, उनको क्लीन करना है। क्लीन क्यों करना है, क्लीन करने से अगर हमारे शरीर की नाड़ियों में प्राण कहीं पर भी ब्लॉक हुआ है, कहीं पर भी वहां पर ब्लॉकेज है, तो उसको हटाना है, ब्लॉकेज को क्लीन करना है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। हाँ, ये नाड़ी शुद्धि का और उसका कुछ संबंध नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं नाड़ी शुद्धि करूंगा तो हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। हाँ? उनका कुछ, नाड़ी जो है मैंने क्या बताया था, वो प्राणिक बॉडी में रहती है, इथरिक बॉडी में रहती है। नाड़ियां इस फिजिकल शरीर में नहीं होती हैं। जो प्राण की 72,000 नाड़ियां होती हैं वो आपकी एनर्जी बॉडी में होती है, इथरिक बॉडी, प्राणिक बॉडी जिसको बोलते हैं, वहां से होती हैं। और वो नाड़ियां जो है हमारे शरीर की नाड़ियों से के ऊपर प्रभाव डालती हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, इथरिक बॉडी से, प्राणिक बॉडी से। ठीक है, पहले मेंटल बॉडी से होती है, मेंटल बॉडी से वो प्राणिक बॉडी में आती है, प्राणिक बॉडी से फिर फिजिकल बॉडी में आती है। अगर आप एनर्जी बॉडी को फील करेंगे, अगर फील कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कुछ बीमारी होने वाली है। योगी लोग इसी तरह से पता लगा लेते हैं कि मेरे शरीर में कुछ बीमारी आने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, प्राणिक बॉडी से। प्राणिक बॉडी जहाँ से नाड़ियों से प्राण का संचालन होता है पूरे शरीर को। अगर कोई नाड़ी 72,000 नाड़ियों में से कोई कहीं ब्लॉक हो गई है, कुछ है, तो योगी उसको महसूस कर लेते हैं। योगी लोग, उनको पता चल जाता है कि अब जो है अगर कोई नाड़ी ब्लॉक होगी तो क्या होगा, प्राण जो है एक शरीर के कोई अंग में नहीं जाएगा। प्राण अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर बीमारी शुरू हो जाती है। वह जो अंग है प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। तो ये जो अवेयरनेस है, ब्रीदिंग है या जो कुछ है, इससे आपका अवेयरनेस बढ़ता है। अवेयरनेस बढ़ता है तब आपको महसूस होगा। और इसका अर्थ ये नहीं है कि फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी अलग अलग है एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये तीनों एक ही है। हम जिस मेंटल स्टेट में हैं उससे हम फिजिकल बॉडी को सेंस करते हैं। अगर आपका मेंटल स्टेट चेंज होगा तो आप प्राणिक बॉडी को महसूस फील करना शुरू कर देंगे। अगर आपका अवेयरनेस और बढ़ेगा तो आप मेंटल बॉडी को फील करना शुरू कर देंगे।
तो टोटल जो है आपका फील कैसा होता है उसके ऊपर है। तीनों एक ही चीज है। फिजिकल बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी का सूक्ष्म रूप क्या है? प्राणिक बॉडी। ये स्थूल रूप है। ये क्या है? फिजिकल बॉडी स्थूल रूप है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, जो हमें दिखाई पड़ता है। इसका जो शटल बॉडी है, जो सूक्ष्म पार्ट है, वो है प्राणिक बॉडी। प्राणिक बॉडी का जो शटल पार्ट है वो है मेंटल बॉडी। और भी 4 बॉडीज होती है दूसरी। ठीक है। तो ये नाड़ी शुद्धि करने से, नाड़ी शुद्धि को लगातार 1 साल 2 साल करना पड़ता है, तब नाड़ी शुद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाड़ी शुद्धि आज कर लिए और परसों कर लिए कि आपकी नाड़ी शुद्धि हो गई। नहीं, आपका ध्यान जो है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फील करना है। और ऐसा नहीं नाड़ी शुद्धि इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास ताकत आ जाए, मेरी बुद्धि तेज हो जाए। आपका जो गोल है वो गोल को साइड रखिए। आपको आत्मसमर्पण करना है ईश्वर को, बस आपको समर्पण कर देना है अपने आप को ईश्वर के लिए। उस भावना से आप कीजिए, तब आपकी नाड़ी शुद्धि होगी। अहंकार अगर रख के आप करेंगे तो वहां पे गांठें बनती है, गांठें प्राणिक बॉडी का। तब जो है नाड़ी का क्लीनिंग बराबर नहीं होगा तब, क्योंकि आप अहंकार में पावर लेने के लिए या कुछ करने के लिए, अगर आपका पर्पस गलत है, ठीक है, जब सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, उसको शुद्धि के लिए देखो क्या कहा गया है। नाड़ी शुद्धि 80 बार सवेरे, 80 बार दोपहर को, 80 बार शाम को, 80 बार रात को, 320 बार और 3 महीना। हठ योगा की जो किताबें हैं उसमें कहा गया है कि 80 बार एक बार में, 80 80 80 80, 320 बार एक दिन में और 3 महीना अगर आप करेंगे तब आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। ठीक है। अब आप लोग ये मत समझिए कि 80 बार का तो हम 100 बार करें, ऐसा नहीं है। हर आदमी के शरीर की बनावट अलग होती है, मन की बनावट अलग होती है, सबका अलग अलग है। आप अपने हिसाब से ये सब चीजें धीरे धीरे करनी चाहिए। शुरुआत में आप 10 बार कीजिए, फिर उसको 15 बार बढ़ाइए, फिर कंफर्टेबल आप जितना हो सकते हैं उसी प्रकार से आप बढ़ाइए धीरे धीरे। और ऐसा मत समझिए कि मैंने 2 साल कर लिया तो नाड़ी शुद्धि हो ही जानी चाहिए। मैंने क्या कहा, स्पिरिचुअलिटी में आप नियम कानून मत बनाइए। मतलब 10 साल से मैं पूजा कर रहा हूं तो अभी तक भगवान ने मुझे क्यों वरदान नहीं दिया? ठीक है। तो इस तरह से आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, सोच। देखो, होम लोन 30 साल तक आप भर सकते हो, ठीक है, लेकिन ईश्वर की पूजा करने की बात आएगी तो 3 महीना करोगे तो बोलेंगे फायदा क्यों नहीं हुआ। वहां पे आपका धैर्य जो है नहीं है। ठीक है। आपको बातों को समझना है कि किसमें हमें, आपको ईश्वर प्राप्त करने से कुछ मिलेगा नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब कोई सोचता है कि मैं ईश्वर प्राप्त कर लूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये मिलने का जो क्रिया है यही तो आपका संसार है। ठीक है। मुझे सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, यही जो भावना है यही सांसारिक भावना है। आपको इससे ही मुक्त होना है। ठीक है। तो अब हम नाड़ी शुद्धि के बारे में बात कर रहे थे। नाड़ी शुद्धि पहले 5 बार बाएं नाक से लीजिए, छोड़िए, फिर दाहिने नाक से कीजिए। अब जो है आपको क्या करना है, अगला कोई सेकंड स्टेज क्या है नाड़ी शुद्धि का, किसी को याद है? नाड़ी शुद्धि का सेकंड स्टेज है ओम। ओम को काउंटिंग करना है। सांस आप अंदर लीजिए, 3 बार या 4 बार या 5 बार ओम का जाप कीजिए, और फिर
अगर आप 4 बार ओम का जाप करते हैं सांस लेते समय, तो बाएं नाक से छोड़ते समय सांस आपको 4 बार आपको ओम का जाप करना है। बाएं नाक से सांस लीजिए और लेते समय आप ओम का जाप करते जाइए। और देखिए, मैं 4 बार मैंने किया कि 5 बार, और सांस छोड़ते समय भी आपको 4 या 5 बार ओम का जाप करना है। इस क्रिया से क्या होता है, आप ब्रीथ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, और आपका ब्रीदिंग बैलेंसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। आपको ब्रीथ आपका बैलेंस करना है, तो उसके लिए ये क्रिया है। उसी तरह से आप बाएं नाक को बंद कीजिए और दाहिने नाक से कीजिए। 5 बार सांस लीजिए, छोड़िए बाएं नाक से, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए, और ओम का जाप करते रहना है। अब आपको, ठीक है, इससे ब्रीदिंग का बैलेंस होता है, ठीक है, ये ब्रीदिंग का बैलेंसिंग के लिए आपको हेल्प करता है। ब्रीदिंग को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नेचुरल ब्रीदिंग है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होती है, इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है, मैंने पहले ही सेशन में बताया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जो तीसरा पार्ट है नाड़ी शुद्धि का, इसमें आपको बाएं नाक से सांस लेनी है और दाहिने से छोड़नी है, फिर दाहिने से सांस लेनी है और बाएं से छोड़नी है, ठीक है। आप इसको देखो, जरूरी नहीं है कि नासाग्र मुद्रा ही करना चाहिए, देखो वो भी ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो वैसा भी आप कर सकते हो। नाक को एकदम रगड़ मत दीजिए, बस इतना आप ध्यान रखना है आपको। धीरे से आप दाहिने नाक को बंद कीजिए, बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से सांस लीजिए, बाएं से छोड़िए। इस तरह से आपको 5 राउंड करना है। बाएं से सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब आपको क्या करना है, अब आपको सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय ओम का जाप करना है। इस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग में मैंने 3 बार अगर ओम का जाप किया, तो दाहिने नाक से छोड़ते समय मैं 3 बार ओम का जाप करूंगा। फिर दाहिने नाक से सांस लेते समय 3 बार ओम का जाप कीजिए, और बाएं नाक से छोड़ते समय 3 बार ओम का जाप कीजिए। ये आप 5 राउंड कीजिए।
अब अगला स्टेप में क्या करना है नाड़ी शुद्धि में, अगर मैंने 4 बार ओम का जाप किया है सांस लेते समय, तो आपको सांस छोड़ते समय 8 बार जाप करना है। मतलब आपका सांस छोड़ने की जो क्रिया है उसको बढ़ाना है, लंबा करना है। ठीक है, अगर आप 4 बार सांस ओम का जाप कर रहे हैं सांस लेते समय, तो सांस छोड़ते समय आपको 8 बार ओम का जाप करना है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 10 बार काउंट कीजिए और 20 बार छोड़ना शुरू कर दीजिए आगे से, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे आप बढ़ाइए उसको। आप धीरे धीरे जैसे जैसे दिन होते जाएंगे, 4 से आपका काउंट 5 बढ़ेगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, धीरे धीरे आप बढ़ाइए। जबरदस्ती रगड़ मत दीजिए अपने ब्रीदिंग को। आप कीजिए 5 राउंड इसको, 4 बार, और छोड़ते समय 8 बार आपका ओम का जाप करना है। आपको ध्यान देना है कि मैं सांस जो है लंबे से छोड़ रहा हूँ, लंबे तरीके से। सिर्फ आप 5 बार राउंड कीजिए, 5 राउंड। अब हम सीखेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम में क्या होता है, ब्राह्मरी का भ्रमर का अर्थ क्या होता है, भौरा। भौरा को क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बी, हनी बी। तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, आपको भंवरे की तरह जो है साउंड करना है और उसको महसूस करना है साउंड को। हमारे तंत्र में एक होता है नादा अनुसंधान। नाद अनुसंधान की क्रिया होती है। नाद मतलब जो ओरिजिनल साउंड है, जो फंडामेंटल साउंड है यूनिवर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं नाद। ठीक है, जैसे ओम जो है वो ओरिजिनल साउंड है, ओम। नाद अनुसंधान के लिए उस मतलब उस क्रिया में भ्रामरी प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम से आप नादा अनुसंधान में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुखासन में बैठना है एकदम, और शरीर को हिलाना। सी आपका जो पोजीशन होता है, बॉडी का पोस्चर, वो स्टेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए। स्टेबल नहीं होगा बॉडी आपका, तो आपका माइंड भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, माइंड स्टेबल अगर होगा तो बॉडी स्टेबल होगा, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो आपका ध्यान हमेशा जो है आपके शरीर पे ही लगा रहेगा। अगर आपका पोजीशन जो है कंफर्टेबल नहीं है, उससे क्या होगा, आपका ध्यान हमेशा आपके शरीर पे लगा रहता है, वो डिस्टरबेंस होता है। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, सुखासन या पद्मासन, अगर कोई पद्मासन में बैठ सकता है। पद्मासन कैसे करते हैं, देखो, एक होता है अर्ध पद्मासन। मैं पद्मासन नहीं कर पाता हूँ, हाँ, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। एक होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में सिर्फ आपको ऐसा बैठना है
दिख रहा है कि नहीं? बाएं पैर को आप दाहिने पे रखें, दाहिने पैर को ऐसी तरह से मोड़ के आपको बाएं जांघे पे रखना है, थाई पे। यू हैव टू कीप योर राइट लेग ऑन द लेफ्ट थाई। आपका जो ये सोल है, सोल ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये आपकी पेट की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पद्मासन। जैसे मेरी तरह, मेरे जैसे लोग जो है, मैं पूर्ण पद्मासन नहीं कर पाता हूँ। पूर्ण पद्मासन करने के लिए आपको बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप अर्ध पद्मासन कीजिए, फिर आपको बटरफ्लाई आसन पता है, तितली आसन जिसको बोलते हैं, ऐसा पकड़िए, इसको हम लोग बोलते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई आसन। ये सब क्रिया से क्या होता है, आपके मसल्स जो है फ्लेक्सिबल बनते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। उसमें बटरफ्लाई आसन जो है, तितली आसन जो है, बहुत उपयोगी है। इसका आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे आसन हैं। आप आसन करते करते अर्ध पद्मासन कुछ दिनों तक करेंगे, कुछ महीने तक करेंगे, फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तब आप पूर्ण पद्मासन कर सकते हैं। पद्मासन जरूरी क्यों होता है? क्योंकि सुखासन में आप ज्यादा समय तक स्टेबल और कंफर्टेबल स्टेबल नहीं हो पाते। देखो, एक चीज क्या है कि आपका जो सिर है और पीठ है एक लाइन में होनी चाहिए, राइट है ना? ये एक सीध में होने चाहिए, और पद्मासन ज्यादा उपयोगी है उसके लिए। अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपका ये जो शरीर है अपने आप जो है स्टेबल हो जाता है, आप पूरी मजबूती से बैठ सकते हो कुछ देर के लिए। ये है पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। अगर आप देखो, अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है, साइटिका वगैरह है, पीठ में दर्द वगैरह है, तो आपको पद्मासन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी चीज का कोई रूल नियम नहीं चलता है स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, ठीक है। आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट्स ओके। आप कंफर्टेबल हैं कीजिए, इससे क्या होता है, बॉडी आपका पूरा स्ट्रेट रहता है। और दूसरा चीज है कि ये जो घुटने हैं ये जमीन पे होते हैं, मजबूती से जो है आपका शरीर जो है, आपके घुटने जो पैर है वो जमीन से जुड़ जाते हैं, जो कि जरूरी है किसी भी मतलब ये पद्मासन वगैरह ध्यान के जो आसन है उसमें। इसलिए पद्मासन जो है सबसे एक महत्वपूर्ण ध्यान का आसन है, ध्यान का आसन बोलते हैं। वैसे में सारे जितने भी आसन होते हैं वो ध्यान के ही आसन होते हैं, सारे आसन, ठीक है। सारे आसन जो है ध्यान के ही आसन है, क्योंकि आसन में जो है सारे आसन जो है वो कब होता हो, कोई किसी भी पोस्चर को आसन कब कहते हैं, जब वो कंफर्टेबल हो और आप स्टेबल हो, उसी को आसन कहते हैं। इसलिए मैं सारे आसनों को ध्यान के आसन कहता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग जो है सिर्फ 5 आसन को ही ध्यान के आसन कहते हैं, ऐसा नहीं है। आसन का मतलब है कि आप आसन, देखो आसन में जो कुछ हम करते हैं, ये पैर रख रहे हैं या झुक रहे हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी योगासन आप बहुत कुछ करते हैं, बाएं हाथ से मैंने 5 बार किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाएं तरफ
5 बार किया इस तरह से, तो आपको दाहिने तरफ भी करना चाहिए 5 बार। क्यों? आपको समझ में आई बात? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए। आपको ईड़ा और नाड़ी का बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसलिए जो अगर आप शरीर के बाएं तरफ किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, आपको दाहिने तरफ भी उतनी बार करना चाहिए, ताकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बैलेंस में रहे। ठीक है? लोग समझते हैं कि मतलब लोग आंख बंद करके करते हैं, उनको पता नहीं होता है क्यों करना है। ठीक है? अगर आपको पता होगा तो आप अपने आप ही करेंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आपको शरीर को बैलेंस में रखना है, वो एक जरूरी है। दूसरा चीज है, एक है वज्रासन। वज्रासन को भी ध्यान का आसन कहते हैं। वज्रासन, वज्रासन कैसे करते हैं? आप इस तरह से बैठिए और बैठ जाइए। देखो, पीछे की तरफ जो है ना, पीछे जब आप बैठे हैं, इस तरह से आपको बैठना है। इसको हम लोग कहते हैं वज्रासन। वज्रासन से एक वज्रासन ही एक आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो और खाना खाने के पहले भी कर सकते हो। अगर आपको आपका डाइजेस्टिव मतलब जो पचाने की जो क्रिया है, डाइजेस्टिव, पेट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पचने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो खाना खाने के तुरंत बाद आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आराम से वज्रासन में बैठिए थोड़ी देर। ठीक है? अब इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है अब आपको तकलीफ हो रही होगी घुटनों पे, नीचे पीछे। ठीक है? ये देखो, आगे की तरफ घुटने जुड़े होने चाहिए। आगे की तरफ घुटने जो है जुड़े होने चाहिए, वो एक चीज है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है तो भी आप जबरदस्ती उसको रखे रहो, नहीं। थोड़ा अलग कर लो, थोड़ा सा अलग कर सकते हो, लेकिन आपको फाइनली ये अचीव करना है कि घुटने जुड़े होने चाहिए। ठीक है? वो एक चीज है। दूसरी चीज है, आपके अंगूठे, पैर के दोनों अंगूठे जुड़े होने चाहिए। पैर के दोनों अंगूठे जुड़े होने चाहिए और पैर के ऊपर की तरफ, सोल की तरफ, वो जो है आपका इसके नीचे होने चाहिए। ये इसको हम लोग बोलते हैं वज्रासन। और आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए। ठीक है? घुटने पे आप हाथ रखिए। देखो, मैंने एक बार क्या बताया था आपको, अपने पंजों को घुटने पे क्यों रखने के लिए कहा जाता है? क्योंकि घुटने पर क्या होता है, कुछ ऊर्जा के सेंटर होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं घुटने के पास, आसपास। हमारे शरीर में जहां जहां जोड़ है, जहां जहां जोड़ है, जोड़ मतलब ये कंधा और ये जोड़, उंगलियों के जोड़, हर जगह पे एनर्जी सेंटर होते हैं। जहां जहां जोड़ है वहां वहां एनर्जी सेंटर होते हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। उसके लिए हम कल करेंगे। मैं आपको कुछ मतलब सूक्ष्म विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म व्यायाम, वो कुछ सिखाऊंगा, जिससे जितने भी जोड़ हैं आपके शरीर में उनको हमेशा आपको एक्टिवेट करना है। उसके अंदर जैसे ये है, आपको मूवमेंट देना है। मूवमेंट क्यों देना है? ताकि वो एनर्जी सेंटर जो जोड़ पे रहते हैं वो एक्टिवेट हो सके। अगर वो ब्लॉक है तो कुछ ब्लॉकेज है वहां पे, वो अपने आप दूर होगा। ठीक है? इसलिए हमको योगा में ये ज्वाइंट का मूवमेंट होना चाहिए। मेन बात वो है।
ठीक है। अगर आपको पेट का ज्यादा प्रॉब्लम है तब आप वज्रासन में बैठ के एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हो। एब्डोमिनल अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके पाचन क्रिया में फायदा होगा। आपको पाचन की प्रॉब्लम है, आप जो खाते पीते हैं उसके पाचन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप वज्रासन कीजिए। खाने के तुरंत बाद तुरंत आप बैठ जाइए। देखो खाने का नियम क्या है, आपका 50% जो भाग है तो वह खाने से भरना चाहिए। 25% जो है आयुर्वेद के हिसाब से 25% पानी से, लिक्विड से, और 25% खाली रहना चाहिए। यह जो है आपकी खाने की नियम है। खाना जो है शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, ठीक है, भारी नहीं होना चाहिए। खाना जो है भारी नहीं होना चाहिए। जो भारी खाना होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तामसिक फूड, तामसिक खाना, राजसिक खाना और सात्विक खाना। ये 3 प्रकार के फूड होता है आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। तो आपको फूड देखो, ये देखो क्या होता है कि अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको तब आपके अपने फूड पे, खाने पीने पे, सोचने पे, आप जो भी दिन भर करते हैं उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, शुरुआत में अगर आप कुछ उसमें कुशल हो गए आगे 1-2 साल के बाद तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुरुआत में आपको खाने पीने की चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक वज्रासन है, और लास्ट टाइम मैंने बताया था ब्रीदिंग को बैलेंस करने के लिए हम इसको हम लोग बोलते हैं पादधीरासन। ये अंगूठा, ये मैंने मुट्ठी मानी है और ऐसे हम काख के नीचे दबा देने का थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि अगर मुझे दाहिने नाक को एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है फिर? दाहिने नाक को मैंने बताया था ना 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा एक नाक चलती है, उसके बाद 1.5 घंटा दूसरी नाक चलती है। यह क्रिया जो है अपने आप होती रहती है। तो जब बाईं नाक चलती है और आपको दाहिने नाक को चलाना है उस समय, तो आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, दोनों आप करोगे तो बैलेंसिंग के लिए है। ठीक है, जो साधु लोग जो डंडा लिए रहते हैं ना, आपने देखा होगा कभी डंडा इधर टांगते हैं, उसका प्रयोग वही है। अब साधु लोग जो रहते हैं ना, ये स्वर योगा के एक्सपर्ट होते हैं, सांस के लेने की और उसकी क्रिया में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। वो इसको एकदम समझ लेते हैं, जब मुझे कोई कुछ काम करना है, किस प्रकार का काम करना है, उसके हिसाब से वो अपने स्वर को चलाते हैं, अपनी सांसों को। ठीक है, स्वर विज्ञान भी एक तंत्र का एकदम एडवांस विज्ञान है, तंत्र का स्वर विज्ञान। उसमें आप ब्रीदिंग को एनालाइज करते हो और ब्रीदिंग के एक्सपर्ट हो जाते हो, जिससे आपको भूत भविष्य वर्तमान सब आपको पता चलता है। ऐसा स्वर विज्ञान में है। ठीक है, वो एक अलग साइंस है। तो ये स्वर विज्ञान, साधु लोग जो है स्वर विज्ञान सीख लेते हैं, तो वो उनको जो भी करना है, किसी को वरदान देना है या किसी से अच्छी बात करनी है, प्रवचन देना है, तब मेरा स्वर कैसा चलना चाहिए उसके हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। मुझे अगर ध्यान में जाना है तो मेरी सांस कैसे होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो उनको पता है कि बैलेंस कैसे करना है। ये बैलेंस करने का एक तरीका ये है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको मेहनत करना है, खेत में काम करना है, दौड़ना है, तो आपका दाहिना नाक चलना चाहिए।
ठीक है। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है तो बायां नाक चलना चाहिए। क्रिएटिविटी कुछ करनी है तो बायां नाक चलना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये सांस का जो मोमेंट है उस पर अगर ध्यान दे लेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अगर कुछ खतरा होने वाला है आपको तो योगी लोग क्या करते हैं, उस सांस कैसी आ रही है जा रही है उसे वो महसूस कर लेते हैं कि मुझे कुछ खतरा होने वाला है। क्योंकि देखो अगर खतरा होने वाला है तो कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, परिवर्तन होता है आपके चारों तरफ। ठीक है। उसका प्रभाव आपके सांस पर पड़ता है, जिसको ये लोग स्वर योगी लोग महसूस कर लेते हैं। अगर मैं मरने वाला हूं एक आध घंटे के बाद तो उसको वो लोग महसूस कर लेते हैं। स्वर विज्ञान में वो एक साइंस है। ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक हो गया वज्रासन, हाँ भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, ये जो है नाद अनुसंधान का एक जो है प्राणायाम है। ये तंत्र का एक विज्ञान है, ये तंत्र का सिस्टम है। भ्रामरी प्राणायाम क्या है, ये प्राणायाम का एक टाइप है। भ्रामरी मतलब भ्रमर मतलब भंवरा, बी फीमेल बी। आप जब हम अब क्या करना है आपको, नाक कान को बंद करना है। किससे बंद करना है, इस उंगली से, इंडेक्स फिंगर से, नहीं तो मिडल फिंगर से। आपको पर्दा नहीं फाड़ देना है। ठीक है। कान का एकदम घुसेड़ लोगे कि कोई साउंड आए नहीं, एकदम बंद कर लो, ऐसा नहीं है। आपको एकदम देखो, कान आंख नाक ये जो है बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक अंग होते हैं शरीर के। इनका आपको ध्यान रखना रहता है। ठीक है। आप ऐसा उसको बंद कीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जब आप आंखों को बंद रखिए, सबसे जरूरी चीज जो है सारे आसन में आंखों को बंद रखना चाहिए। सांस अंदर की तरफ लीजिए, छोड़िए। ठीक है। एक हो गया। जब आप सांस छोड़ रहे हैं उस समय आपको भंवरे की ध्वनि निकालनी है। फीमेल बी, जो मादा भंवरी होती है उसकी जो आवाज है वो निकालना है। कब, सांस छोड़ते समय। आपको इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करना है। मुंह से आवाज नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है, सिर्फ आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। ठीक है। ठीक है। आप कर पा रहे हो कि नहीं? बिना मुंह खोले आपको आवाज करनी है भौरे की तरह। कैसे, अगर आप सुनना चाहे तो सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है। भौरा कैसे बोलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, करता रहता है। अब जो है मेन पार्ट आपको क्या समझनी है, ये है जो है नाद अनुसंधान की क्रिया है। जब आप गुंजन करते हो, सांस छोड़ते समय करना है, सांस लेते समय नहीं। ठीक है।
तो ये जो साउंड है, जो आवाज है, आपके ब्रेन में गूंजती है, आपके दिमाग में। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? ये पूरे आपका जो हेड है, आपका जो सिर है, सिर के मध्य में होता है। देखो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए पीछे से। बीच में जो केंद्र है आपका हेड में, वहीं पर आज्ञा चक्र होता है। देखो, हमारे किताबों में क्या कहा गया है कि यहाँ पे होता है, ठीक है। सारे चक्र जो है, नाभि चक्र यहाँ होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो नाभि, वो सिर्फ दर्शाया गया है, नाभि से पीछे होता है थोड़ा। सारे चक्र जो है पीछे की तरफ होते हैं। आज्ञा चक्र जो है सिर के मध्य में होता है। तो जब आप गुंजन कर रहे होते हैं तो आपको महसूस करना है और सिर के मध्य में ध्यान देना है। आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आप फील कीजिए जो आवाज है, साउंड है, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है गूंज रही है। फिर आपको सिर के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, उसको आप फील कीजिए। आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान देना है और आपका जो ये आवाज है, ये पूरे सिर में फैल रहा है। अगर आपको उसको फील करने लगेंगे तब आपको आनंद का अनुभव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाद अनुसंधान। देखो, उसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप पहले आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कीजिए, तब उसमें थोड़ा कुछ एडवांस चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। देखो, चीजों को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एकदम बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे उस साउंड को फील करना है पूरे सिर में जो है, ठीक है। और अब मेरे ख्याल में अगली बार हम लोग शवासन सीखना है। शवासन क्या होता है? योगा मैट है लोगों के पास कि नहीं? पूरा तो नहीं लिया, छोटा लिया हुआ है। नहीं, अगली बार जो है ना, हम लोग शवासन करेंगे। शवासन बहुत ही तंत्र की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन उसकी कुछ चीजें, बारीकियों को आपको समझना चाहिए, तभी आप ठीक से कर सकते हैं। नहीं तो लोग जो है शवासन को अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो अगली बार हम लोग शवासन करेंगे, और कल, अगली बार नहीं, कल कल, हाँ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। पादादिरासन, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, थैंक यू। कल सवेरे 8 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू।